सबसे पहली बात, अभी तक के लेक्चर्स में, अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। सही मायनों में मुद्दा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर मोटे मोटे तौर पर याद करा जाए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने सबसे पहले पढ़ा है 4 केसेस। कौन कौन से 4 केसेस? रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स सरफेस और एक कॉनकेव सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स सरफेस और एक कॉनकेव सरफेस। याद आ रहा है? तो 4 केसेस तो वो हो गए, कॉन्वेक्स सरफेस वाले और कॉनकेव सरफेस वाले। उनमें मैंने आपको कहा था कि सारी बातें अगर भूल भी जाओ तो 2 बातें याद रखनी है। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल, या ये भी छोड़ दो, बस खाली क्या याद रखना है? रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। थोड़ा सा पहले समराइज करूंगा फिर न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल क्लास है। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। क्या होगा? इसके 2 केस बस याद रखने हैं। कौन कौन से 2 केस? पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, समझ लो ना, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। कौन बताएगा? याद क्या रखा? क्या रहा? रेयर मीडियम को मैंने लिया था μ1 लेस देन μ2, मतलब μ1 हो गया क्या? रेयर, और μ2 हो गया क्या? डेंसर। यही तो है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, क्या फॉर्मूला बन के आया था? क्या रिजल्ट निकल के आया था? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। याद आ गया? बहुत अच्छे। पहला। दूसरा केस क्या था? व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? डेंसर मीडियम में, तो फॉर्मूला क्या था? μ1 अभी भी लेस देन है μ2 के, तो अब की बार फॉर्मूला बना था μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। याद करिए, इसमें r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बार बार बोल रहा हूं, क्लियर है? बहुत बढ़िया। u और v क्या है? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस। μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम एंड μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। यहां तक कोई समस्या नहीं जी? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और याद रखनी है, अगर भूलने लगो, पेपर में कंफ्यूजन आने लगे कि सर प्लेन मतलब इस दोनों केस में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, या कॉन्वेक्स मतलब रेयर वाला और डेंसर वाले में हम भूल गए सर, कंफ्यूजन आने लगा, तो क्या याद रखना है? जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। नहीं समझे? जब ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में रखा था तो u के ऊपर क्या था? μ1, और जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा था तो u के ऊपर क्या था? μ2। एक याद रखने की टेक्निक हो सकती है, अदरवाइज फॉर्मूला है 2 इतनी बार यूज करते हैं हम लोग कि न्यूमेरिकल करते करते ये अपने आप ही याद हो जाता है, इसको भूलने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्लियर? चलो जी, तीसरे नंबर पर। अब ये तो हुआ एक टॉपिक के ये 2 टॉपिक हो गए, एक ही टॉपिक के 2 टॉपिक हो गए। फिर दूसरा टॉपिक था हमारा क्या? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद है? बहुत अच्छे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला कोई बताएगा क्या था? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। लेंस के लिए है ये, किसी भी प्रकार के लेंस के लिए है, कोई भी टाइप का लेंस हो, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स लेंस बाई कॉन्वेक्स हो, चाहे बाई कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, चाहे प्लेनो कॉन्वेक्स हो, चाहे प्लेनो कॉनकेव हो। अभी सब बनवा के दिखाऊंगा अभी कि कैसे किसको कौन सा किसको कहते हैं, कौन सा लेंस कौन, मतलब ये जो नाम आप दे रहे हैं भैया ये कैसे होते हैं लेंस, इनको दिखाएंगे भी अभी एज ए फिगर। ठीक है, इसमें यू क्या है? लेंस के सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। v क्या है? उस लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज की डिस्टेंस। 1 μ2 क्या है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में, जिस मीडियम में उस लेंस को रखा गया है उसके रेस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो जी, r1 क्या है? पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। r2 क्या है? दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलो जी, तीसरा, अब इसके बाद तीसरा फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। नहीं, इसी का एक और रूप देखने को मिला। तीसरा फॉर्मूला क्या? 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है, और यही इक्वल टू क्या भी होता है 1 म्यू टू माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सो वी कैन से कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ निकालनी हो तो हमें केवल उसकी क्या पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होनी चाहिए, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए एयर के रेस्पेक्ट में कितना होता है, तो उस लेंस की फोकल लेंथ निकल आएगी एयर के रेस्पेक्ट में। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बताओ किसी लेंस की फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है या वेरिएबल? आदित्य बताएंगे। देखो किसी लेंस की फोकल लेंथ वेरिएबल होती है या कांस्टेंट? श्योर हो? वेरिएबल होती है श्वेता? हाँ, मीडियम चेंज होगा तो चेंज हो जाएगी। रट्टा नहीं मारना है कि किसी लेंस की फोकल लेंथ फिक्स हो गई जी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम लेंस की फोकल लेंथ एयर में कुछ और, वाटर में कुछ और, कैस्टर ऑयल में कुछ और, समझ में आ रही बात ना? और अलग अलग किसी भी तरह का वनस्पति ऑयल में कुछ और, अलग अलग मीडियम में लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। उसके कारण, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला तो समझो फोकल लेंथ बदल जाएगी, बिकॉज फोकल लेंथ इज डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लेंस विद रेस्पेक्ट टू दैट मीडियम इन दैट द लेंस इज प्लेस्ड, जिस मीडियम में उस लेंस को प्लेस किया गया है, रखा गया है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो रहा है ना? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना? तो 1 अपॉन एफ बराबर ये भी फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बताओ ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा नैन्सी? ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? हाँ, जब बाहरी मीडियम, आउटर मीडियम एयर हो, आउटर मीडियम स्पेशली क्या हो? एयर। ग्लास के बाहर लाई करने वाला मीडियम क्या हो? एयर हो, तो तब ये फॉर्मूला लग जाएगा सर फोकल लेंथ निकालने के लिए। R1 क्या है? पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। R2 क्या है सर? दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का? बहुत अच्छे। चलो जी चौथे की बात करते हैं। चौथा फॉर्मूला कोई बताएगा? हाँ, चौथा फॉर्मूला होता है लेंस इक्वेशन, और ये तो मेरे पास ऊपर लिखी हुई है, ये तो रही यार। क्या होती है बोलो? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, वेयर यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज द इमेज डिस्टेंस, एफ इज द फोकल लेंथ। जब घर पे बैठा करो ना पढ़ने, देखो पूरा जो हमने पढ़ा है आधे पेज से भी कम में आ जाएगा अगर समराइज करना चाहते हो। शॉर्ट नोट्स बनाया करो घर पे बैठ करके, ठीक है ना भाई? एक किताब में नोट्स होते हैं, किताब बहुत ज़्यादा छाप रखा है, उसके बाद उसमें से कम करके, बहुत ज़्यादा कम करके मैं करवा रहा होता हूँ, फिर उसमें से भी आप चाहें तो कम कर सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम आपका बीतता जाएगा आपके पास समय उतना ही कम बचता जाएगा, चीज़ें ज़्यादा होंगी पढ़ने के लिए, समय कम रहेगा। इसलिए क्या करना होगा, वो जो की पॉइंट्स हैं या वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिस ना हो। इसका मतलब उनके छोटे छोटे नोट्स बना लेने चाहिए हम लोगों को कम समय में ज़्यादा रिवाइज करने के लिए। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं जब आप न्यूमेरिकल करने बैठे, ठीक है ना? चलो जी पांचवा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। बोलो क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस क्या होगा? ये हो जाएगा सर m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। बोलो होता है कि नहीं? माइनस का वी अपॉन यू या प्लस का वी अपॉन यू? प्लस का वी अपॉन यू। और एक दो फॉर्मूले और थे, मुझे याद नहीं रहते, वो कभी भी मैंने आपको पहले बताया था। क्या होते हैं? एफ माइनस वी अपॉन एफ, पक्का? ठीक है जी, एक ये हो गया। और एक और होता है m बराबर एफ अपॉन एफ प्लस यू। ओके ओके, ठीक है। चलो जी, ये याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इसी से सारे क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है ना? तो m इक्वल टू वी अपॉन यू इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? और m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ भी होता है। एक फॉर्मूला और है, m बराबर एच आई अपॉन एच ओ। मुझे नहीं लगता ये फॉर्मूले आपको नोट डाउन करने के लिए कोई खास जरूरत है अभी फिलहाल, करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूले सारे मैंने कराए हुए हैं, खुद को आप अपने लिए कर सकते हो और खुद भी कर सकते थे काम घर पे बैठ के, ठीक है ना? कि हमने जितने फॉर्मूले अब तक पढ़े हैं वो सारे एक जगह हमने समराइज कर लिए, ठीक है? जब ये समराइज हो जाएंगे तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, बार बार कह रहा हूं, अदरवाइज फंसते रहोगे बार बार, ठीक है ना? बार बार फंसते रहोगे। क्लियर? चलो अब दिमाग लगाते हैं कुछ नया करने पर, ठीक है ना? नया क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ये मिटा दे रहा हूं इधर वाला पार्ट ना, ठीक है? करवा रखा है सब, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? देखिए अब आपको टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में पता करना होगा। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ लेंसेज, ठीक है ना? चलिए जी, कितने तरीके के लेंसेज आपको देखने को मिल सकते हैं? पहला देखिएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला गजब का लेंस है ये। इस लेंस को कहा जाता है, बोलिए क्या? बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहा जाता है? बाई कॉन्वेक्स।
बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। इस वाले लेंस को कहा जाता है क्या, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस, समझ पा रहे हैं ना, बाई कॉनकेव, क्लियर है, बहुत अच्छे। इस लेंस का नाम अगर आप मुझे बता दो तो मुझे बहुत खुशी होगी, प्लेनो कॉन्वेक्स, बस इतना याद रखना है, पहले सरफेस का नाम पहले और दूसरे सरफेस का नाम बाद में, ऐसे बोलना है बस। पहला जो सरफेस दिखाई दे रहा हो कैसा दिख रहा है आपको, प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस वाले लेंस को क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बोलो यहां तक कोई डाउट हो, कोई बात हो तो समझ गए ना, प्लेनो कॉन्वेक्स। आदित्य बात समझ में आ रही ना, बहुत अच्छे। प्लेनो कॉनकेव कैसे बनेगा, प्लेनो कॉनकेव, पहला फेस प्लेन दूसरा फेस कॉनकेव, पहला फेस प्लेन दूसरा फेस कॉनकेव, तो बन जाएगा आपका क्या, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। कृष्णा बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। चलो जी अब यहां जाओ जल्दी से, ठीक है ना, देखो चलो ठीक है, एक हो गया बाई कॉन्वेक्स, एक हो गया बाई कॉनकेव, एक हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, एक हो गया प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। एक बचा, बताइए इसका नाम कौन बताएगा, देखता हूं कौन बताएगा इसका नाम, क्या कह रहे हो, चांद, यार गलत बात है, चांद, हाँ चांद तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तुम भी तो अपने मम्मी पापा के चांद हो, है ना। चलो यहाँ ले आओ ध्यान, है ना, मुझे लगता है जब से चंद्रयान गया तब से तो चांद कहना लोगों ने बंद ही कर दिया होगा ना भाई, अब तो समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा पे कितने गड्ढे हैं, ठीक है, अब तो जान ही गए होंगे। अब क्या चांद, अब भी चांद का टुकड़ा कहोगे क्या, नहीं, ठीक है, चलो यहाँ लगाओ, ये ठीक है, बढ़िया चांद है ये, ऐसा ही होता है चंद्रमा, ठीक है। लेकिन इसका नाम आप बता दो, किस टाइप की शेप है ये। अच्छा वैसे चंद्रमा की ये वाली शेप को हम मैथ्स में क्या नाम दे सकते हैं, पैराबोलिक है ना, ठीक है, पैराबोलिक, वेरी गुड। चलो खैर ध्यान लगाओ, तो अभी फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है अभी, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। मैंने कहा ना भाई, पहला फेस पहले बोलो, दूसरा फेस बाद में बोलो, तो पहला कैसा दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट फेस कैसा नजर आ रहा है, इस तरह के फेस को तो कॉनकेव कहते हैं ना भाई। ऐसा सरफेस क्या बनता है, कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव, और ये जो उभरा हुआ सरफेस होता है क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो इसका फर्स्ट सरफेस है कॉनकेव और सेकंड सरफेस है कॉन्वेक्स, तो क्या बन जाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, क्लियर। अब इसका दूसरा बना दो, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है, ये वाला सरफेस, ये कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, पहले कॉन्वेक्स फिर कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बताओ यहां बने हुए 6 लेंसेज में से, यहां बने हुए 6 लेंसेज में से कौन सा लेंस, बहुत ध्यान सुनिएगा, यहां बने हुए 6 लेंसेज में से कितने लेंस के 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइड पर रहे होंगे। यहां बने हुए सारे लेंसेज में से कितने लेंसेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो होते हैं ना हर एक लेंस में, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड पर रहे होंगे, कौन कौन से 2, यही वाले कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाले, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना, कोई डाउट तो नहीं, दोनों फेस का बस इतना ही तो है। इसको भी हमने बनाया चाहे कॉनकेव की तरह ही है, लेकिन जब यहाँ अरेंज जैसे कर दिया तो इसका जो उभरा हुआ सरफेस दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ, इसलिए उसको कॉन्वेक्स नाम दे दिया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है, बहुत अच्छे। चलो जी ये दोनों हो गए, बाकी इनका क्या है, इसका R1 इधर R2 इधर, ऐसे होता है, ठीक है ना, बात खत्म करिए। पहले ये बताओ इतने में कोई डाउट है, एक और बात समझ लीजिए, है ना, एक और बात समझ लीजिए, जिधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगा, कुल मिला जुलाकर साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी तो कहां से मेजर की जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर, अपोल नहीं, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर, कहां से मेजर की जाएगी, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां कहीं लाई करेगा, तो जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी। अगर इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में मेजर की जाएगी तो नेगेटिव, इंसिडेंट रे के अलोंग मेजर की जाएगी तो पॉजिटिव, बात खत्म, क्लियर है। एक और बात याद रख लीजिएगा, प्लेन सरफेस की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो प्लेन है, गोल बन ही नहीं रहा है, तो कहां से रेडियस बनाओगे भैया, जो चीज प्लेन दिखती है ना समझो वो इनफाइनाइट बड़े सर्किल से बनी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं, पक्का बताओ, आप जिस जमीन पे घूमते हो आपको क्या लगता है, ये जमीन कैसी है, फ्लैट दिखती है, फ्लैट,
बिल्कुल एकदम ऐसी लगती है भैया, समतल है सब कुछ, ठीक है ना, प्लेन दिखती है, प्लेन। ये तो बोलते हैं कि यार इस प्लेन पे हमारा घर बना हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है, फील्ड प्लेन है, बिल्कुल प्लेन फील्ड ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन ये प्लेन फील्ड कब तक प्लेन है? क्योंकि इतना बड़ा, इतना जायंट स्फीयर है ये, अर्थ एक इतना बड़ा स्फीयर है कि उस स्फीयर का कोई भी टुकड़ा अगर आप कट करेंगे, उस स्फीयर में से हमारी पहुंच के अंदर जो टुकड़े होते हैं, हमारे साम्राज्य में जितने टुकड़े आते हैं, वो चाहे जितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, उस साम्राज्य के टुकड़े अक्सर आपको कैसे ही दिखेंगे? प्लेन दिखेंगे, क्योंकि इसके कंपैरिजन में अर्थ बहुत बड़ी है, उसके कंपैरिजन में अर्थ बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा टुकड़ा कैसा बन जाता है? प्लेन बन जाता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी कोई डाउट है? नहीं। इसलिए प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी? इनफाइनाइट। समझ में? बहुत अच्छे। चलो जी, अब मुझे लगता है कि अब न्यूमेरिकल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर इतना जानकारी आपको है तो फिर हम न्यूमेरिकल बड़े इजी वे में कर लेंगे, मजे के साथ, समझे ना। इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूं, आज का आधा लेक्चर इसलिए इसको डिवोट किया ताकि आप जब अभी न्यूमेरिकल कराए जा रहे होंगे तो आप डिफिकल्टी महसूस ना करें। क्वेश्चन लिखिए पहला, ठीक है ना, मिटाऊं इसको। बढ़ जाऊं? बहुत अच्छे, लिखिए। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, पहला क्वेश्चन है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस, find the radius of curvature of the convex surface of a plano-convex lens, of a plano-convex lens, of a plano-convex lens, whose focal length is 0.3, whose focal length is, whose focal length is, बोलो कितना? 0.3 मीटर, whose focal length is 0.3 मीटर, and the refractive index and refractive index RI जब भी लिखूंगा समझ जाना, refractive index, ठीक है ना, refractive index of the lens is 1.5, refractive index of the lens is 1.5। लेंस से मेरा मतलब जिस मटेरियल से लेंस बना है, लेंस का नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल का होता है। तो जिस मटेरियल से बना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना दिया है? 1.5। जिस मटेरियल का ये ग्लास बना है, लेंस बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। क्लियर? अच्छा बताओ, जब भी कभी ऐसे लिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5 तो समझ जाना ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? एयर के रेस्पेक्ट में। अगर केवल ऐसे बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5 तो समझो किसके रेस्पेक्ट में है? एयर के रेस्पेक्ट में। और अगर उसको किसी और के रेस्पेक्ट में देना होगा ना तो बताएगा स्पेशली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू इतना। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? अगर विद रेस्पेक्ट ना दिया हो तो अपने आप समझ जाएंगे ऑब्वियसली कौन सा रेस्पेक्ट है? एयर। कोई डाउट आ गया इतना इतने में? नहीं। करिए क्वेश्चन सॉल्व जितनी जल्दी हो सके। नोट डाउन करिए, दिस क्वेश्चन नोट करिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर बताइए। अंशु तुम्हें भी करना है, आस्था तुम्हें भी करना है, बैठना नहीं है। देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहली बात क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या क्या दिया है। कैसा लेंस है बताओ पहले तो? कैसा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स। मतलब सर ये लेंस है, ये यही तो होता प्लेनो कॉन्वेक्स। अब बताओ इसकी R1 कितनी होगी? अरे भाई मैंने आपको बताया प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो R1 कितना हो गया? इनफाइनाइट। R2 बताओ कितना दिया है? वही मुझे पता करना है, वही तो पता करना है। उसने बोला ना कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। शुभम बात समझ में आ रही ना? तो प्लेन सरफेस की कितनी हो गई? इनफाइनाइट। कॉन्वेक्स वाले की मैंने मान ली R2 का क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब बताओ म्यू कितना दिया है? म्यू 1.5, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी दी है? फोकल लेंथ कितनी दी है? 0.3 मीटर, मीटर में है तो आंसर भी मेरा मीटर में ही आएगा। तो भाई ये सारे के सारे टर्म मेरे पास होते हैं। 1/f बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। नहीं समझे? बताओ क्या आ जाएगा? 1/f की वैल्यू बताओ भाई 0.3, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1 इंटू में 1/R1, R1 बोलिए इन्फिनिटी माइनस R2 बोलिए। नहीं भैया वो तो निकालना है। अब ये मत कहना कि सर R2 को हमने माइनस में ले लिया, लेना नहीं है माइनस में, समझ गए ना?
अपने आप पता चल जाएगा माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। बोलो कैसा आया, माइनस में आएगा। माइनस में आना ही बताता है कि कौन सा वाला सरफेस इधर होगी उसकी, और होगी भी। इस वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर लाई करेगी, इधर। ये R2 है, समझ गए ना। और इधर की तरफ ये क्या हो जाएगी, R1, लेकिन पता नहीं R1 तो इनफाइनाइट तक लिख नहीं सकते, तो इसलिए R1 को आप बना सकते हो इनफाइनाइट। क्लियर। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 1/0.3 इज इक्वल टू 0.5 इंटू में 1/∞ की वैल्यू। अंशु 1/∞, बोलो ना बच्चे, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। 1/∞ 0 होता है, माइनस 1/R2। ये सब मिला जुला कर हो गया 1/0.3 इंटू 0.5 इज इक्वल टू माइनस का 1/R2। यह आ जाएगा 1/0.15 इज इक्वल टू माइनस का 1/R2। यहाँ से कंपेयर करोगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 0.15 मीटर। समझ गए। अब ये माइनस साइन, आंसर ऐसे मत देना क्योंकि उसने पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ गए ना। तो फिर आंसर क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये नेगेटिव साइन तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसकी रेडियस इस साइड होगी। ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, यही कह लो कि किस साइड होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर किधर लाई करेगा इस बात को बता रहा है। लेकिन रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आंसर किस में देंगे, पॉजिटिव में। तो आंसर तो यही होगा 0.15 मीटर, लेकिन माइनस में आना चाहिए था, ये जरूरी है, गलती मत कर देना। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ठीक है, सुनिए, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जो अभी दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये पेपर में आएगा। लेकिन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर। A convex lens of focal length 0.2 meter and made of glass, and made of glass, made of glass, और ग्लास के बगल में लिख दिया म्यू इज इक्वल टू 1.5। अब ये देखिए ज़्यादातर 1.5 ही लेता है ये, म्यू इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, इज इमर्ज्ड इन वाटर, इज इमर्ज्ड इन वाटर। बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। इज इमर्ज्ड इन वाटर, ब्रैकेट में लिखिएगा म्यू इज इक्वल टू 1.33। ठीक है, फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ। देखो यही मैं पूछ रहा था आपसे कि बताओ फोकल लेंथ वेरिएबल होती है या फिक्स्ड होती है। तो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती, वेरी करती है, इसीलिए चेंज आया उसके अंदर। ठीक है ना, तो उसने बोला फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ। ठीक है ना, फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं। ठीक है ना, फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है ना, ओके। चलो दिमाग लगाओ, पहले क्या दिया है उस सबको देखो। इसने कहा एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, हाँ वेरी गुड। एयर में कितनी, अच्छा ये जो दी है ये कहाँ दी है, एयर में। जब तक आपको ये ना कहा गया कौन से मीडियम में रखा है तब तक मानना है एयर में रखा है। जब तक आपको स्पेशली ना बताया गया हो कि लेंस को कहाँ रखा गया है तब तक क्या मानना है, एयर में रखा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। बताओ क्या बताया प्रेरणा, क्या बताया मैंने अभी, है ना, बताओ अभी अभी मैंने क्या बताया प्रेरणा। बुरी बात, कहाँ खो जा रहे हो, बुरी बात है भाई, बार बार कह रहा हूँ, मान जाओ, कर लो पढ़ाई कर लो, है ना, जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो ऐसे ही परेशान होते रहोगे। ठीक है, हाँ अब मैं बताओ क्या कहा मैंने अभी अगर ये ना बताया गया हो कि लेंस को कहां प्लेस किया गया है तो ऑब्वियसली क्या मानना है, एयर में रखा गया, ये मानना है। फिर उसके अलावा अगर उसने कहा कुछ और में रखा गया होगा तो बताएगा स्पेशली कि यहां रखा गया है। क्लियर, ठीक है। चलो सबसे पहला काम उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा एक लेंस की फोकल लेंथ इतनी है सर जी, इतनी है। तो ये जो फोकल लेंथ है ये कहां है, एयर में है। अगर हम उसको एयर में रखेंगे तो वो इतनी फोकल लेंथ शो करेगा। हमने उसी लेंस को उठाकर कहां ले जाके डुबो दिया,
वाटर में इमर्ज कर दिया, डुबो दिया पूरी तरीके से। जब वो वाटर में डूब गया तो अब उसकी फोकल लेंथ में कितना चेंज आया, ये सवाल है। क्लियर है? क्या आया बताओ आंसर? 0. नहीं 0.8 आंसर है। मतलब वो तो तुमने बताया बाद वाली लेंथ कितनी होगी, बाद वाली फोकल लेंथ कितनी होगी, ये तुम बता रहे हो। चेंज पूछा उसने हमसे, चेंज ही बता रहे हो तो गलत है कुछ। सुनो अब ध्यान दो। अरे बात समझ में आ रही है? पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब क्या करोगे बताओ। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चीज को अगर मैंने, किसी लेंस को मैंने वाटर में या किसी भी दूसरे मीडियम में सबमर्ज कर दिया तो क्या नहीं बदलेगा? देखें कौन बताएगा। क्या ऐसी चीज है जो नहीं बदलेगी? सिंपल फंडा है भाई, शेप और साइज थोड़ी बदल जाएगा। अगर मैंने लेंस को पानी में सबमर्ज कर दिया तो उसकी रेडियस थोड़ी बदल जाएगी। क्लियर है ना? बस आउटर मीडियम बदल गया। आउटर मीडियम के बदल जाने से फोकल लेंथ बदल जाएगी। कारण क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1 μ2 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2, वो तो उतना ही रहेगा। तो एयर में भी 1/r1 यानी r1 और r2 की वैल्यू एयर में भी उतनी रहेगी और वाटर में भी उतनी रहेगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? बहुत अच्छे। तो आपको एक काम करना है, ना तो मुझे R1 दे रखा है ना R2 दे रखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे ना, मैं इसको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बार बार कह रहा हूं आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1/f एयर इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे? μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f एयर कितनी दी है? 0.2 इज इक्वल टू म्यू कितना दिया है? 1.55 - 1 इंटू में ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। बिल्कुल भी 1.5 तक मत लेना, जितना दिया है उतना ही लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कहानियाँ। ये हो जाएगा, अच्छा 1.5 ही दिया है क्या? अरे यार ठीक है ओके। तो जब चलो मुझे लगा 1.55 तक दिया, तो कितना आएगा? 0.5 इंटू में कितना? 1/r1 माइनस 1/r2। ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। अरे कौन नीचे चला गया? भूमिका कौन नीचे चला गया बताओ ना। हाँ 0.5। बताओ 0.2 और 0.5 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 0.2 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई, बोलो डरो मत। 0.1 खुशी, 0.10 0.10 सही है क्या? 0.10 क्या होगा? बोलो ना। अरे भाई बोलो क्या होगा? क्या होगा वंशिका? पक्का 0.01 तो नहीं होगा? अरे भाई 2 के बाद नहीं पॉइंट लगेगा क्या? हाँ लगेगा, लेकिन सर 5 to 10 करके तब 2 के बाद पॉइंट लगेगा। 5 to 10 फिर उधर से 0 और 1 लेकर 0.1 हो जाएगा। सही है वो जवाब, ठीक है ना? बोलो क्लियर हो गया? ये हो गया 1/0.1 बराबर 1/r1 माइनस 1/r2। दीप्ति इसकी वैल्यू कितनी रख दूं? इसकी वैल्यू कैसे निकालूं या कैसे रखूं? कितनी रखूं? बोलो ना सर, इसकी कहां से रख दूं जब दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ 1/0.1 कितना हो जाएगा? 1/0.1 कितना हो जाएगा? 1/0.1 हो जाएगा ना 10। बहुत अच्छे, पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ जाएगी ना, तो कुल मिला जुलाकर आप कहेंगे सर मेरे पास यहां से एक वैल्यू निकल के आ गई 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 10। इसको मैंने पहली इक्वेशन बना के छोड़ दिया। बोले इतने में कोई डाउट हो तो? अब मैंने आपसे क्या कहा कि बच्चे अब इसको तुम कहीं ले जाओ, दुनिया के किसी कोने में ले जाओ, ये चीज नहीं बदलेगी। समझ गए? पैसिफिक ओशन में डुबो दो, चाहे इंडियन ओशन में डुबो दो, ठीक है ना? चाहे इसको अपने घर के पानी के ग्लास में, पानी कटोरी में एक पानी लो उसमें डुबो दो, हर जगह ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जो नहीं बदलेगा उसको हमने निकाल के रख लिया। अब हम क्या कह रहे हैं? चलो जी दूसरा केस बनाते हैं, केस 2। केस 2 मतलब व्हेन लेंस इज सबमर्ज्ड, when lens is immersed in water, when lens is immersed in water। पवन बात समझ में आ रही है तुम्हें? बहुत अच्छे। तो जब मैं इसको वाटर में डुबाऊंगा तो अब यहां पर फोकल लेंथ को एफ एयर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? FW, 1/FW। लेकिन जब लेंस, नोट मत करो समझो पहले, जब लेंस एयर में रखा होता है, जब लेंस एयर में रखा होता है तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं μ-1, लेकिन एयर के अलावा कोई भी मीडियम हो तो फिर लगाते हैं 1 μ2। 1 μ2 का मतलब जिसमें रखा है वो 1 और μ2 लेंस का, μ2 अपना खुद का किसका? लेंस का। तो बताओ कहां रखा है? वाटर में। और
कौन रखा है, ग्लास, तो क्या लिखूंगा 1 म्यू टू के बजाय W म्यू जी, क्या लिखूंगा W म्यू जी, नहीं समझे, वाटर में रखा है ना, तो 1 में रखा है, 1 मतलब वाटर हो गया और 2 मतलब ग्लास हो गया, तो 1 म्यू टू की जगह पर 1 की जगह W और म्यू टू की जगह पर म्यू जी, समझ गए ना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा 1/FW इक्वल टू, मैं इस क्वेश्चन पे इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि ये गलती ना कर बैठना, ये पेपर में आने के चांसेस 95% है कम से कम, इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांस हैं, ठीक है। W म्यू जी -1 इनटू में 1/R1 माइनस 1/R2, 1/FW इज इक्वल टू W म्यू जी का वैल्यू क्या होगी, म्यू जी अपॉन म्यू W, क्या होगा बोलो ना, म्यू जी अपॉन म्यू W। 1 म्यू टू बराबर होता है म्यू टू अपॉन म्यू 1, याद है ना, फॉर्मूला भूल तो नहीं रहे हो, ए म्यू बी बराबर म्यू बी अपॉन म्यू ए, है ना, तो इसका मतलब म्यू जी अपॉन म्यू W। ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, हम ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे। बस ये हो गया 1/FW इक्वल टू, बताओ म्यू जी कितना है 1.5, म्यू W कितना है 1.33 माइनस 1 इनटू में कितना 10, ये हो जाएगा 1/FW इक्वल टू 1.5 माइनस 1.33 अपॉन 1.33 इनटू में 10। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बताओ क्या हो जाएगा 1/FW, ये 10 कहाँ से आ गया समझ तो रहोगे ना, ये है 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू 10 है, रख दी वहाँ पर। बताओ 1.5 में से क्या कितना बचा 0.17 अपॉन में 1.33 इनटू में 10, पॉइंट से पॉइंट गायब, सब मिला जुला कर बचा 1/FW इक्वल टू 170 अपॉन 133। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, 170 अपॉन 133, क्या दिक्कत है, ठीक है, अभी कोई डाउट है, अब सॉल्व करके बताओ। अब बताओ FW कितना जाएगा 133 अपॉन 170, नहीं समझे, तो FW कितना जाएगा भाई, रेसिप्रोकल कर दोगे ना, 133 अपॉन 170 होगा, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आया, 0 पॉइंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था मुझे, 0.78 क्या मीटर, फोकल लेंथ किस में आएगी, मीटर में आएगी, कितना आएगा आंसर 0.78 मीटर। बताओ फोकल लेंथ बढ़ गई या घट गई, फोकल लेंथ बढ़ गई या घट गई, बढ़ गई, देखो ना, पहले कितनी थी 0.2 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर, कितनी 20 सेंटीमीटर, अब कितनी हो गई 0.78 मीटर। इस पे फोकस करो, इस क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। कहने का मतलब इतना सा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये सब सोचो, गौर करो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एसर्शन रीजन का बन जाएगा, यहीं से बन जाएगा सेम क्वेश्चन। एसर्शन रीजन क्या बनेगा बताओ, एसर्शन में देगा द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इंक्रीजेस, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इंक्रीजेस व्हेन इट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, व्हेन इट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। समझ गए ना, तो ये सेशन सही हो जाएगा जब भी ऐसा होगा, क्लियर है ना अपने से। और दूसरी एक और बात, इससे ज्यादा अच्छा भी क्वेश्चन और बनेगा। बताओ फोकल लेंथ कैसी थी पहले, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव थी, कैसी थी पॉजिटिव। कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। तो कैसी थी पहले, पॉजिटिव, अभी भी कैसी आई, इसका मतलब फोकल लेंथ के मैग्नीट्यूड में तो बदलाव आया, लेकिन नेचर में बदलाव नहीं आया। लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड तो बदल गया, लेकिन नेचर नहीं बदली। कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स की तरह ही रहेगा, बस फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर, बहुत अच्छे। क्या याद रखोगे, when a lens is immersed in a liquid of refractive index less than the refractive index of the material of the lens, then its nature does not change, its nature does not change। बोलिए सही है गलत। अरे मैंने कहा अगर कोई लेंस किसी ऐसे मीडियम में इमर्ज कर दिया गया, किसी ऐसे लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया हो जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, कम, तो उस लेंस की फोकल लेंथ में, यानी उस लेंस की नेचर में कोई चेंज नहीं आता। सही है गलत, सही तो हो गया, कोई चेंज नहीं आता तो सही हो गया ना, एसर्शन था ये। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं, कोई डाउट है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अभी इसका रीजन दे देगा, क्या रीजन दे देगा,
ध्यान लगाओ, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव, पहले मैंने आपसे क्या बोला कि अगर हमने इसको सबमर्ज किया किसी ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, तो उसमें नेचर चेंज नहीं होती है। अब रीजन देगा, रीजन में क्या लिखा, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस will be changed when it is immersed in a liquid of refractive index less than the refractive index of the material of the lens। ये क्या हो गया रीजन, बताइए। आर सही है गलत है? पहले बात सुनो ना यार, ए और आर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बिना बात इतना चीख चीख के परेशान हो रहा हूँ, बता समझ में आ रहा ना, ए क्या है आर क्या है? ए और आर समझ में आ गया मैं कह क्या रहा हूँ, बाद में सोचेंगे इसके बारे में कि सही है गलत है। पहले बताओ, सुन तो लिया आपने सही से कि मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो, ए सही है, आर सही है कि नहीं? आर है, आर है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस will be change when it is immersed in a liquid of refractive index having refractive index of the less than the refractive index of the material of the glass। मतलब अगर किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में समझ किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो उसमें उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो बोलिए सही है गलत है? श्योर हो ना? तो फिर आपका आंसर क्या है? ए बी सी डी में से बताओ। ए सही है ना? किसी को डाउट है? कितने लोग कह रहे हैं ए सही है? कितने लोग कह रहे हैं ए सही है? अच्छा, अब मैंने ए के नाम पे जब पूछा तो आप सब चुप। अच्छा, लग रहा कोई खेल है। पहले आधे से ज्यादा कई लोग कह रहे थे ए सही है, और जब मैंने पूछा था कितने लोग कह रहे हैं ए सही है, समझ गए ना? ए सही नहीं है। बोलेंगे ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं समझे? अरे भाई इसका रीजन थोड़ी ना हुआ, समझ रहे हो ना? बातें दोनों सही लिखी हैं। क्या लिखी हैं? पहले में लिखा है कि अगर किसी लेंस को हम ऐसे मीडियम में सबमर्ज करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा, तो उस लेंस की नेचर चेंज नहीं होती। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। फिर उसने कहा जब हम किसी लेंस को किसी भी ऐसे मीडियम में डुबोएंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा, तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, होगी, पक्का चेंज होगी। तो आर भी सही है। बट ये जो आर है ये उसका ए का कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना हुआ है। ए का एक्सप्लेनेशन तो ये क्या होगा कि हमने कहा नेचर चेंज नहीं होगी, तो हम बोलेंगे नेचर चेंज इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब हम 1 μ2 रखेंगे तो μ2 की वैल्यू बड़ी और μ1 की वैल्यू छोटी जब होगी, तो ये जो टर्म आएगा इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी बल्कि क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। नहीं समझे? अच्छा, अब बताओ अगर यहां पर W के बजाय वाटर के बजाय, देखो जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है यार कैसे उनको नींद आती है रात में। मजाक नहीं कर रहा। अब आप सोचेंगे इसका नींद से क्या ताल्लुक है भाई? काश आपको पढ़ाई की अहमियत का अंदाजा होता, ठीक है? और 2, 2.5, 3 घंटे की ये क्लास यहां से करके जाने के बाद अगर आप आंकलन कर रहे होते बैठकर कि यार आज 2, 2.5 घंटे मैंने कितना सीखा, मैं क्या लेके गया था क्लास में, क्या लेके आया हूं, कितना ऐड ऑन हुआ है मेरी जिंदगी में, कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, या मैं जैसा था वैसा गया था वैसे ही आ गया बाहर क्लास से, अगर ये आप इतना सोचने लगोगे तब आपको, मजाक नहीं कर रहा, किसी किसी दिन रोना आएगा और असली वाला रोना आएगा किसी किसी दिन। क्योंकि किसी किसी दिन क्लास सर के ऊपर से जब गुजर जाएगी, क्योंकि आप ध्यान लगाएंगे नहीं, और ध्यान लगाएंगे नहीं तो आधे से ज़्यादा बातें आपके दिमाग से मिस हो जाएंगे। आप बोलेगा यार 2, 2.5 घंटे बाद क्या पढ़ाया सर ने। इसलिए घर जाके पहले बैठ के सोचा करो, ठीक है ना? आराम से बढ़िया चाय का 1 कप लो और कॉफ़ी का 1 कप लो और लेकर के उसको उसके सिप लेते हुए आराम सोचो कि आज क्या क्या पढ़ाया। तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ भी विचार ना आए कि आज क्या पढ़ाया, तो समझ जाओ कि तुम वहाँ गए थे और बस जैसे गए थे वैसे ही उठ के चले आए हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं फ़ायदा हासिल किया आपने। समझ गए ना? ये नुकसान की जड़ है, बहुत नुकसान की। क्योंकि मुझे लग रहा है मैं इतना डिटेल में इसको बता रहा हूँ चीज़ों को और आप इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने ना, आपके तार टूटने लगते हैं। कहाँ से? जब कोई क्वेश्चन ना, जब कोई चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा जाने लगती है। आप में से मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि एक लिमिट तक तो क्वेश्चन में भैया हमें मज़ा आता है, मतलब एक लिमिट तक तो लगता है ठीक है चलिए सर सुन लेते हैं आपकी बात, आप समझा रहे हम सब मान लेते हैं, सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। पर जब सर एक लिमिट के बियॉन्ड जाने लगता है ना, तो फिर ना, बस फिर मेरी हद से बाहर चला गया, अब मेरे बस की बात नहीं रही, इसलिए मैंने नहीं सुनना है। बात को समझ में आ रही ना? क्लियर? क्योंकि क्या है, जब मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मैं कल कंपैरिजन करा रहा था एसिडी की स्ट्रेंथ का, तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, एक टॉपिक उठाया और 15-20 मिनट उसी पे चर्चा चल रही है कि भैया मिथॉक्सी फिनॉल में और
फिर उसी के सारे जो भी होते हैं केसेस, उनमें क्या कैसे कंपेयर कर रहा है। अब जब आपको ना, जब वो एक लिमिट से ज्यादा चला गया डिस्कशन, तो आपके दिमाग ने उसको एक्सेप्ट करना क्या कर दिया, बंद। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूं उसको आपके माइंड ने लेना बंद कर दिया। पर ये कोई बुरी बात नहीं है, ये इंसानी फितरत होती है कि जहां उसके दिमाग पर लोड पड़ने लगता है, उसका दिमाग, सिंपल फंडा है ना भाई, किसी भी चीज का हैंग होने लगेगा। आप ज्यादा लिमिट से ज्यादा लोड डाल दोगे, आपकी रैम उतनी है नहीं, आपके माइंड की रैम उतनी है नहीं, उससे ज्यादा लोड आपके माइंड पे डाल दिया जाएगा तो बीच बीच में क्या होगा, तो हैंग होगा या तो शटडाउन हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। अब शटडाउन होगा तो क्या होगा, लेकिन शटडाउन होना ये स्वाभाविक है, बार बार कह रहा हूं, ये स्वाभाविक है। अगर आपके लोड, आपकी रैम से ज्यादा लोड आपके ऊपर डाला जाएगा, स्वाभाविक है कि वो शटडाउन हो जाएगा। लेकिन फिर आप अपना काम बंद कर दोगे, कंप्यूटर शटडाउन हुआ तो बंद कर दोगे क्या काम, फिर से ऑन करोगे। इसलिए तुरंत वापस क्या करो, तुरंत ऑन करो, समझ गए ना, और तुरंत यहीं आ जाओ वापस। मान लो बात को, जैसे समझा रहा हूं वैसे मान लो, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, मजाक नहीं, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ करता था भाई, मेरी किसी दिन कभी कभी मेरी क्लास खराब हो जाया करती थी, और उसकी तो वजह दूसरी थी, आप नहीं समझ पाएंगे शायद, कभी भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी हमारी क्लास खराब हो जाया करती थी, हमारी 3-3.5 घंटे क्लास होती थी, कहने के लिए 3 घंटे की होती थी, लेकिन वो भी बियॉन्ड द लिमिट जाते थे तो 3.5 तक ले जाते थे, ठीक है ना क्लास को। तो 3.5 घंटे की क्लास, किसी दिन ये होता था कि 3.5 घंटे की क्लास में सर ने एक रिएक्शन उठाई, ऑर्गेनिक रिएक्शन, और एक ऑर्गेनिक रिएक्शन उठा करके उनको 3 घंटे हो गए, वो उस रिएक्शन के बाहर ही नहीं आए, और मेरा दिमाग खराब, मैं परेशान हो गया कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने एक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर किसी कायदे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही हो ना, समझने वाला भी अच्छा हो, समझाने वाला भी अच्छा हो, वो वाकई में समझाने वाले बहुत अच्छे थे जो हमें समझाया करते थे, उनका इतना भयंकर तरीके से तैयार था केमिस्ट्री, इतना ज़्यादा तैयार था कि मैं सोच ही नहीं, मतलब मैं आज भी सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ, आज भी सोचता हूँ उसके बारे में कि यार कितना लोग बंदे को कितना समझ में आता था। यहाँ से शुरू किया, 3-3 घंटे एक रिएक्शन पे निकाल दिया। अब आप सोच सकते हो, आप तो अभी से कहने लगे भैया कितनी ऑर्गेनिक रिएक्शन से याद करनी पड़ेंगी, एक रिएक्शन उठाकर 3 घंटे, केवल किस लिए, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा याद थी, रिएक्शंस इतनी रटी हुई थी चीज़ें कि उन्होंने वो क्या कि इसके साथ इसकी रिएक्शन तो ये, इसके साथ यही रिएक्शन तो ये हो जाएगा तो ये, समझ गए ना, मतलब ऐसा। और फिर किसी दिन जब बीच में से तार टूट गया एक बार, भाई मान लो कोई आदमी समझा रहा है लगातार, अब मैं बीच में से मेरा तार टूट गया, ब्रेक हो गया, अब जब मेरा तार ब्रेक हो गया, पॉइंट्स मेरे डॉट्स छूट गए, टूट गए, तो अब उसको लाइन बनाने में मुश्किल आ गई, और पूरे 3 घंटे की मजबूरी के साथ वहाँ बैठ करके फिर जब क्लास से बाहर निकले तो पता चला कि रो रहे हैं, ठीक है ना, बाहर निकल के कि आज क्या होगा। क्योंकि वहाँ तो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास ये भी कोई ऑप्शन नहीं था कि यहाँ से जाने के बाद कहीं और से देख लेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। एक दिन की क्लास का खराब होना, कभी भी नहीं बोलते थे किसी बच्चे को वो लोग कि पढ़ लो बेटा, एक दिन भी हमने नहीं सुना उनके मुंह से कि भाई पढ़ लो। कहते थे इतने सब, अरे सबको अगर मैं पढ़ाने लग गया तो बस मैं पढ़ा चुका, ऐसे ही बोलते थे कि इतने 800-900 की क्लास होती थी, अब 800-900 की क्लास बोलते थे अगर मैं सबको पढ़ाने लग गया तो बस मैं पढ़ा चुका। तो 800-900 बच्चे जहाँ बैठे वहाँ सबको नहीं बताते, वो सोते रहते थे उनकी क्लास में, आराम से सोते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको सीखना हो सीखे। और जो थे ना वाकई में सीखने वाले, वो उनका इतना दिमाग चलता था, वो पूरे 3 घंटे वहीं ऐसे हाथ ऐसे चलते थे, इधर उन्होंने बोला इधर मिटाया, इधर बोला इधर मिटाया, खत्म, ऐसे करते रहते थे वो, ठीक है। तो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्या होता था भाई बेचारो, जब आपकी क्लास खराब हो जाती है तो वहाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती थी, 8-8 10-10 दिन हमें उस क्लास को कवर अप करने में लग जाते थे, कभी इस दोस्त की हेल्प, कभी उस दोस्त की हेल्प ले रहे फिर रहे, ठीक है ना। दोस्तों के अलावा कोई और हेल्प नहीं मिला करती थी, सिर्फ ये होता था कि किसी फ्रेंड को समझ में आ गया, उसके पास पहुंचे, भाई तू ही समझ आ दे, है ना, समझ में आ रही बात। अब आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, लेकिन भाई मान लो मेरी बात को, कोई नहीं कर पड़ता उन रिसोर्सेज से, मेरे को मालूम है, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज से पढ़ने का मतलब ही नहीं, जब तुम यहाँ बैठ के नहीं पढ़ रहे हो यार, जहाँ लाइव चल रहा है तब मजे में समझ में आ रही चीजें, क्या पढ़ोगे वहां जाके, इसको दिमाग में बैठाओ। एसर्शन रीजन क्लियर हुआ, बोलेंगे सर ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। चलो जी, अब लेकिन यहाँ पर उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन तो यहीं तक हो सकता है, बस यहीं तक, वो तुमसे पूछ लेता व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इन वाटर, बस यहीं छोड़ देंगे। लेकिन उससे पूछा व्हाट इज द चेंज इन फोकल लेंथ, तो भाई चेंज इन फोकल लेंथ कितना जाएगा, चेंज इन फोकल लेंथ, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। चेंज इन फोकल लेंथ आएगा भाई डेल्टा एफ, कितने के इक्वल, 0.78 माइनस 0.20, मतलब 0.58 मीटर, 0.58 मीटर चेंज इन फोकल लेंथ, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन ये भी होगा, अगर आप थोड़े से भी समझदार स्टूडेंट हैं तो इस क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करेंगे।
एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स, क्या होता है। एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, ठीक है 1.3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, अच्छा 1.2 है भाई, इसको 1.2 ले लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, is immersed in a liquid of refractive index, is immersed in a liquid of refractive index is equal to 1.3। अब की बार देखिए, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। पहली बात तो आप इस बात को पहले ही कंफर्म कर लो, मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूं। अगर किसी लेंस को ऐसे मीडियम में सबमर्ज किया जाता है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, तो नेचर में कोई चेंज नहीं आता, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर ऐसे मीडियम में डुबोया जाता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान सुनिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो नेचर भी चेंज हो जाती है और फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है और नेचर भी चेंज हो जाती है। भैया नेचर चेंज हो के मतलब क्या हो जाती है, कॉन्वेक्स लेंस होता है तो कॉनकेव नेचर हो जाती है, कॉनकेव लेंस होता है तो कॉन्वेक्स नेचर हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस होता है तो हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेके चलते हैं, फोकल लेंथ कैसे आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और अगर कॉनकेव लेंस होगा तो कॉनकेव लेंस हो तो हम नेगेटिव लेके चलेंगे, फोकल लेंथ को पॉजिटिव आ जाएगी। यहां ध्यान दो क्यों आ जाएगी, उसका सीधा मीनिंग है, क्योंकि आप बताओ म्यू जी क्या हो गया, छोटा, म्यू लिक्विड क्या हो गया, बड़ा। तो जब नीचे वाला टर्म बड़ा हो जाएगा तो म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू, जब ये माइनस ये करूंगा तो माइनस में आ जाएगा। हम लेके चले थे फोकल लेंथ को पॉजिटिव, मिलेगा हमें कैसा, नेगेटिव, तो नेचर चेंज हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का बोलो किस केस में नेचर चेंज होगी, जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से या लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। किस केस में चेंज नहीं होगी, जब कम होगा। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। किस केस में लेंस रिफ्रैक्शन ही नहीं करेगा, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाएगा। अब जाहिर है दो केस पहले बन चुके तो तीसरा क्या बचा होगा, और क्या बचा होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, बताओ किस लिक्विड में लेंस डाल देने पर आपको लेंस दिखाई ही नहीं देगा, किस लिक्विड में सबमर्ज कर दूं कि वो लिक्विड में पड़ा हुआ लेंस आपको दिखाई ही नहीं देगा। तो बोलेंगे ऐसे लिक्विड में सबमर्ज कर दीजिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। नहीं समझे, और सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। अगर मैंने बढ़िया कांच की गोलियां बनवाई, ठीक है ना, बेहतरीन ग्लास की हल्की हल्की छोटी छोटी पतली पतली गोली बनवाई, गोली है, ठीक है ना, बस उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर रख दिया, तो आपको गिलास में भर के गोलियां दूंगा पानी के अंदर, आप आराम से उसको पिएंगे, कहेंगे ये क्या बीमारी है भाई। समझ में आ रही बात ना। बड़े आसानी से किसी को मारा जा सकता है। क्या कर दिया जाए, कांच के ऐसे टुकड़े जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, पानी में डुबो के, पानी में घोल के दे दीजिए, दिखेंगे ही नहीं, पानी लगेगा मैं पानी पी रहा हूं, बशर्ते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली इक्वल हो। अगर दो मीडियम का, मैं ये आपको मारने की सलाह नहीं दे रहा हूं किसी को, तो बात समझिएगा, बार बार कह रहा हूं गधो, ठीक है ना। सुनो, मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो वो एक दूसरे में मिक्स होने के बाद पता ही नहीं चलता कौन किस में मिक्स हो गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। मतलब बार बार कह रहा हूं, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। अरे भाई बात ध्यान से सुनो, अगर मेरी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस एक ही जादू है, असली जादू अगर देखना है गायब होने वाला, असली जादू अगर गायब होने वाला देखना है, तो मेरी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए। मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, बात समझ में आ रही ना। यहां हवा में खड़ा हुआ व्यक्ति गायब हो जाएगा,
हवाई दिखेगी, क्योंकि मेरे आर पार एयर ऐसे निकल, मतलब रेज, अरे भाई रेज कहीं इधर उधर जाएंगी ही नहीं ना। अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, मेरी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाए, तो असलियत में गायब होना इसको कहेंगे। समझ में आ रही बात ना। वो तो वैसे ही बिना बात झूठ मूठ बताते हैं कि भाई गायब हो गया, गायब हो गया। नहीं ना, गायब कुछ नहीं होता, ठीक है। गायब तभी हो सकते हैं आप सिर्फ जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जिसमें आप बैठे हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। गजब कहानी है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ जाएं क्या। अब करिए इस क्वेश्चन को, इसको पूरा करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ इतना ही है, बस इतना ही है। उसने बोला ना असल में क्या कहा, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस। अच्छा ये एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस का मतलब आपको यही बताना है कि फोकल लेंथ चेंज होगी या नहीं होगी, नेचर चेंज होगी या नहीं होगी, बस यही एक्सप्लेन करना है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या ही करेंगे, न्यूमेरिकल ही करेंगे। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, सबसे पहले 1/f एयर लगाओ, केस 1, ठीक है ना। आप मुझे बताओ ना, इसका केस 1 बनाऊंगा, केस 1 इन एयर। कौन सा केस लिया, इन एयर। बताइए 1/f एयर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/f एयर कितने के इक्वल, बोलो भाई, म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f एयर कितनी दी है, नहीं दी है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एयर को हमने क्या मान लिया, बस एफ एयर। नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा होता तो अच्छी बात होती, नहीं दिया कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। 1/f एयर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, म्यू बताओ कितना दिया है, 1.2 -1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f एयर कितना हो जाएगा, 0.2 टाइम्स ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। ये 0.2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। 0.2 टाइम्स ऑफ, बताइएगा, 1/0.2 टाइम्स ऑफ एफ एयर इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। क्या हमने पिछली बार भी पहली इक्वेशन यही बना के छोड़ी थी, बहुत बढ़िया। तो जी अब आ जाओ अगले केस में, केस 2 बताइए क्या होगा। केस 2 में हमने कहा इन लिक्विड, जब हमने उसको लिक्विड में सबमर्ज कर दिया तो बताओ अब क्या बन जाएगा, 1/fl। fl मतलब 1/fl मतलब फोकल लेंथ इन लिक्विड, फोकल लेंथ इन लिक्विड। तो 1/fl इज इक्वल टू, अब बताओ कहां से कहां जाएगी रे, तो कहां से कहां जाएगी, मतलब बाहर का मीडियम क्या है यार, ये बोलो ना, लिक्विड है बाहर वाला मीडियम, और लेंस अंदर, लिक्विड के अंदर लेंस रखा है ना, तो आउटर मीडियम लिक्विड, तो क्या लिखा जाएगा, एल म्यू जी या जी म्यू एल, बोलो ना भाई, एल म्यू जी यार। जब 1 में 2 मीडियम रखा था, म्यू 1 बाहर का मीडियम होता था म्यू 1, और लेंस का होता था म्यू 2, तो हम लिखते थे 1 म्यू 2। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है नहीं, तो क्या लिखेंगे इसको, एल म्यू जी -1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/fl। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा मुझे बता दो, म्यू एल इसको क्या लिख दूंगा, म्यू जी अपॉन म्यू एल, म्यू जी अपॉन म्यू एल -1। ये बताओ 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी है, 1/0.2 टाइम्स ऑफ एफ एयर। बोलो होगा कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब बताओ जरा 1/fl इज इक्वल टू, बोलो भाई म्यू जी की वैल्यू 1.2 अपॉन 1.3 -1 इंटू में 1/0.2 टाइम्स ऑफ एफ एयर, ठीक है। ये हो जाएगा 1/fl इक्वल टू 1.2 माइनस 1.3 अपॉन 1.3 इंटू में कितना जाएगा, 1/0.2 टाइम्स ऑफ एफ एयर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, ये हो जाएगा 1/fl इक्वल टू 1.2 में से 1.3 गया, 0.1 माइनस का, अपॉन में 1.3 इंटू में 1 अपॉन, बोलिए 0.2 टाइम्स ऑफ एफ एयर, हो जाएगा ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, सब मिला जुला कर बताइए कितना आ गया, 1/fl इज इक्वल टू 13 टू जा 26, मतलब 2.6 आ जाएगा। 1 अपॉन माइनस का 1/2.6 टाइम्स ऑफ एफ एयर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो fl कितना आ जाएगा, fl इज इक्वल टू माइनस का 2.6 टाइम्स ऑफ एफ एयर। सुनो बड़े ध्यान से, अगर उस लेंस की फोकल लेंथ एयर में 10 होती, अगर उस लेंस की फोकल लेंथ एयर में 10 होती, 10, तो उस लिक्विड में कितनी होती, -26। अगर एयर में 10 होती, बार बार बोला, अगर एयर में 10 होती तो हम एफ एयर की वैल्यू 10 रख देते, और उसमें 2.6 से मल्टीप्लाई करते कितनी हो जाती, 26। बोलो कोई डाउट हो तो, श्योर, बहुत अच्छे। तो बच्चे, और कैसा आ गया, पॉजिटिव है नेगेटिव, हम फोकल लेंथ को कैसा लेके चले थे, एफ एयर को पॉजिटिव, आया कैसा, नेगेटिव। हम दोनों बातें कहेंगे, हम कहेंगे इसका मतलब नेचर भी चेंज हो गई
और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड लगभग 2.5 गुने से भी ज़्यादा हो गया, समझ गए ना। उस लेंस की फोकल लेंथ पहली अपनी एयर में फोकल लेंथ की 2.5 गुने से भी ज़्यादा हो गई। क्लियर। और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि नेचर चेंज हो गई। तो हम कहेंगे, चलिए यहाँ पर हम क्या ही लिखेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, एक्सप्लेनेशन हमारा यही होगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, वेरी गुड, द लेंस बिहेव्स एज कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। Hence the nature of the lens change. Hence the nature of the lens is change. Nature of the lens will be change. Change हो जाएगी। चलो जी, चेंज हो गई। अब क्या होगा, अब सर फोकल लेंथ चेंज हो गई। हाँ सर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑल्सो चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑल्सो चेंज, नोट कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑल्सो चेंज। ये हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी करिए जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना। ठीक है, लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर। नया क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन, है ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, है ना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। एक स्क्रीन से कितनी दूरी पे रखा है, 75 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। वेयर शुड, यार देखो ये ना क्या करो, तुम्हारे लिए मैं टाइम मांग रहा हूं इधर उधर, है ना, तुम मानते नहीं। लिखो, वेयर शुड ए कॉन्वेक्स लेंस, वेयर शुड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, वेयर शुड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड, ठीक है ना, बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन एन इमेज ऑन द स्क्रीन, टू ऑब्टेन एन इमेज ऑन द स्क्रीन। नहीं समझे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। इसने कहा एक ऑब्जेक्ट एक स्क्रीन से कितनी दूरी पे रखा है, ये रही आपकी स्क्रीन, ये क्या है बच्चों, स्क्रीन, इससे कितनी दूर, 75 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस 75 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। अब इसने कहा बताओ कहां, किस जगह लेंस को रख दिया जाए ताकि इमेज कहां पर फॉर्म हो जाए, स्क्रीन पर। पहली बात तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके अपोजिट साइड इमेज बनती है तो रियल होती है, और स्क्रीन पर केवल रियल इमेजेस को ही ऑब्टेन किया जा सकता है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, स्क्रीन पर कौन सी इमेजेस ऑब्टेन होती हैं, रियल इमेजेस ऑब्टेन होती हैं स्क्रीन पर। क्लियर हो रहा है। तो रियल इमेज बनाने के लिए लेंस कहां रखा जाएगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में। ये 75 सेंटीमीटर है, मान लिया कि लेंस हमने इन दोनों के, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में रख दिया। बोलो कितनी दूरी पे रख दिया, बोलो कितनी दूरी पे रख दिया। सर पता नहीं, मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस दूर। अगर यहां से x डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट रखा और इमेज कहां फॉर्म कर रहा हूं, स्क्रीन पर, तो जाहिर सी बात है कि इमेज की डिस्टेंस ही हो जाएगी। बोलो कितनी, 75 माइनस एक्स। क्या कहने, मजा आ गया, ठीक है ना। 75 माइनस एक्स कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स था भाई, कॉन्वेक्स है, कहाँ लिखा है, हाँ ये रहा, ठीक है ना, ओके। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कितनी दी है, 12। बोलो कोई समस्या है क्या, आपका मकसद क्या है, बोलो ना, मकसद क्या है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या निकालना आपका मकसद है, x की वैल्यू निकालना ही तो मकसद हुआ ना भाई। हमने क्या माना है, कहाँ रख दें। अब कहाँ रख देगा मतलब आप ऑब्जेक्ट से बता दो इतना दूर रख दें, या फिर स्क्रीन से बता दो इतना दूर रख दें, समझ गए ना। तो x निकालना आपका मेन मकसद है। बोलो कैसे निकालेंगे x, बोलेंगे सर u कितना, भूमिका नहीं बता रही है, u कितना, सॉरी प्रेरणा बता नहीं रही है, u कितना -x, v बताओ कितना। ये माइनस में क्यों ले लिया भाई, u को माइनस में क्यों ले लिया,
क्योंकि सर रे इधर से आएगी और ऑप्टिकल सेंटर यहां है, तो मैं यहां से ऐसे जाऊंगा तो अगेंस्ट में हुआ ना। बोलो वी कैसा, वी नेगेटिव की पॉजिटिव, वी नेगेटिव या पॉजिटिव? अरे यार बोलो ना यार, कैसे गधे हैं। वी नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। भाई यहां से इधर इमेज बन रही है ना, यहां कहीं बनेगी इमेज, समझ गए ना? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है ना इमेज, तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इस साइड बनेगी इमेज, तो मुझे इधर की ओर मूव करना पड़ेगा और रे भी इधर से आ रही है, तो वी कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। एफ कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? फ्रॉम लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u, माइनस होता है कि प्लस? माइनस इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूले में रखिएगा, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई समस्या है क्या? आया किसी का? बोलो आंसर। हाँ वेरी गुड, 60 एंड 15, बहुत बढ़िया, 2 आंसर आएंगे, ठीक है ना? देखिएगा ये आ जाएगा 75 माइनस एक्स, 75 माइनस एक्स माइनस 1/-x इज इक्वल टू 1/12। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/75 माइनस एक्स प्लस 1/x बराबर 12। दोनों का एलसीएम x इंटू बोलिएगा 75 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इज इक्वल टू 1/12। बस इसको सॉल्व कर देना, x गया 75/75x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/12। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहां से दौड़ते हुए x की 2 वैल्यूज आएंगी। बोलो कोई डाउट है क्या? हाँ बिल्कुल लूंगा, है ना? बिल्कुल लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि u लेंस के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज उससे रे किधर की तरफ आएगी? रे आएगी ऐसे, ऑब्जेक्ट से रे इधर की ओर आएगी, और मैं ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने जाऊंगा तो नहीं बच्चे, मैंने अब की बार x मान लिया ना। अगर मैं x ना मानता, u ही मानता, सिर्फ मैंने अब ये मान लिया नहीं u मेरा x के इक्वल है। अब मेरी जो x की वैल्यू आएगी बस वही मेरे लिए होगी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? इसी से आ जाएगा, परेशान मत हो। क्या चीज? अगर तुम x लेके चल रहे हो और फिर भी पॉजिटिव ले रहे हो, हाँ तब नेगेटिव आएगा। अब लेकिन मेरा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। मींस मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, u की नहीं। अब नहीं समझे भाई? मैंने क्या कर लिया, पहले u को x मान लिया। अब जब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया होता 10 सेंटीमीटर दूर रखा ऑब्जेक्ट, तब u को क्या लिखते? -10 लिखते ना। तो मैंने अब इसे ऐसे मान लिया कि मेरे हिसाब से वो 10 के बजाय x है। हाँ अगर मैं u में ही करता क्वेश्चन सॉल्व तो मैं कहता भाई अब u को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस में, वो अपने आप आंसर बताएगा कि हम माइनस में आएंगे कि प्लस में आएंगे। क्लियर ना? नहीं करेंगे अभी, है ना? फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे। हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे। मैंने क्या कहा आपको, मैं बता दो रहा हूँ। आप ऐसे मानो ना कि मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह से x मान लिया, उस दूरी को कितना मान लिया? x। अब मैं चूंकि x मान चुका हूं तो मैंने x को पहले से ही माइनस में ले लिया, तो मेरे जो x की वैल्यू आएगी ना वही समझ लो u होगा, ठीक है ना? लेकिन अब मेरा जो x आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मान चुका हूं माइनस में। समझ में आ रही बात ना? तो इसको सॉल्व करिएगा, आप आ जाएगा इसका। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है यार? 12.60, 12 और कितना 900 बराबर 75x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 75x और प्लस का 900 बराबर 0। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, 15 सेंटीमीटर और एक x की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना? मतलब या तो ऑब्जेक्ट से 15 सेंटीमीटर दूर या तो ऑब्जेक्ट से 60 सेंटीमीटर दूर आप क्या रखिएगा? लेंस को रखिएगा। आपको क्या मिल जाएगा? आपको इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन होती हुई दिखाई देगी। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? क्लियर हो गया ना? हाँ बताओ कहाँ रखूं? चलो बताओ भाई। मान लो एक आपके मन में ये आया कि सर ये बीच में ना होकर कहाँ होना चाहिए? बोलो स्क्रीन के पीछे, इधर रखूं, उधर रखूंगा। जब स्क्रीन सामने आ जाएगी तो इमेज कैसे आएगी? स्क्रीन के पीछे। स्क्रीन कैसी होती है पता है? ओपेक, तभी तो उस पर इमेज बनती है। अब उसके पीछे लेंस रख दोगे तो ऑब्जेक्ट की रे ही नहीं जा पाएगी, पहली बात। तुम कहो इधर रख दूं, अगर कहो तो इधर रख दूं, बीच में ना रख के इधर रख दूंगा तो रे इधर जाएगी, तो उधर इमेज कैसे बनाएगी? बात को समझना है ना? बस बीच में ही रखना पड़ेगा बच्चे, वो पता होना चाहिए, ऑब्वियस है, बीच में ही रखना पड़ेगा। घबराओ मत, मतलब मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। मैं यही बोला कि आपके दिमाग में जो आ रहा है उसको पहले सोचो कि यार इधर रख के कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है? श्योर हो गए? बढ़े आगे। चलिए आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज के क्वेश्चंस बहुत मजे के साथ सीखे होंगे, ठीक है? मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना काफी है। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।